तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग आने वाली 14 जेपीएससी के लिए एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो आपका इतिहास सब्जेक्ट है इसमें हम लोग 90 टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है प्रीलिम्स में, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, जिसमें से आपका प्राचीन भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन और आधुनिक भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ओवरऑल देखिए हम लोग तो हिस्ट्री वाले सेक्शन से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो 90 टॉपिक्स का एक हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग टोटल 90 टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, जिसमें से अगर देखिएगा आप तो जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इससे 30 टॉपिक, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 30 टॉपिक और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इससे हम लोग टोटल 30 टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल ये 30, 60 और 30, 90 टोटल 90 टॉपिक होंगे, जिससे आपका लगभग 15 जो क्वेश्चन है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। 15 में 15 क्वेश्चन कभी किसी का सही नहीं होता है, तो एटलीस्ट 12-13 भी कवर हो जाए तो काफ़ी है। तो आज से हम लोग डेली क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक, मिडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक डेली यहाँ से कवर करते चलेंगे। टोटल हम लोग 90 टॉपिक्स यानी कि 90 टॉपिक्स कवर करेंगे। 30 टॉपिक एंशिएंट से, 30 टॉपिक मिडिवल से और 30 टॉपिक आपका मॉडर्न से रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग एक एक टॉपिक तीनों सेक्शन से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा अभी आपको बताया गया था कि हर एक सेक्शन से एक एक टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास जो है इससे हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसी के जैसा मिडिवल हिस्ट्री से भी आपका एक टॉपिक कवर किया जाएगा और आधुनिक भारत का इतिहास से भी एक टॉपिक कवर किया जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री से देखें तो पहला टॉपिक है आपका मुस्लिम आक्रमण। इसी में हम लोग अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसमें हम लोग टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राजवंश और इसमें हम लोग अवध, हैदराबाद और कर्नाटक जो राजवंश है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इन 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन से लिया गया है। तो अब हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। ये केवल अभी आपका हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टोटल 90 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इसी के तरह हम लोग आगे ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, फिर आपका मिसलेनियस वाला जो टॉपिक है इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल। तो इसका पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो बताया जाता है कि वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों के लिए इतिहास का जो अध्ययन है वो क्या है, बहुत ही आवश्यक है। एक कोटेशन आप हमेशा सुनते होंगे कि अगर आपको वर्तमान की प्रासंगिकता को समझना है तो आपको फिर अतीत के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में बताया गया यहाँ पे कि वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है और इतिहास के अध्ययन के लिए इसे कालक्रमों में विभाजित करना एक उचित प्रक्रिया है। तो इतिहास को कालक्रम में भी डिवाइड किया जाता है ताकि उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। ठीक है, इसी क्रम में है, इससे ऐतिहासिक तथ्यों, प्रवृत्तियों के विकास, प्रवाह तथा निरंतरता की जानकारी होती है। अगर हम लोग इतिहास को कालक्रम में नहीं बांटे तो एक जो सीक्वेंस है वो आपका कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। आपको समझने में, ऐतिहासिक तथ्यों को, फैक्ट्स को समझने में परेशानी होगी, एक आपको फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसको अलग अलग कालक्रमों में विभाजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, जब आपका हिंदुइज्म बहुत ही प्रख्यात अवस्था में थी। जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण भी हो रहे थे, मुस्लिम एक तरह से साम्राज्य यहाँ पे भी स्थापित हुआ था। और अगर हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपका ब्रिटिश एरा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक आपका आइडियोलॉजी बन जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपका हिंदुइज्म की बात की जा रही है, मिडिवल हिस्ट्री में आपका
जो है मुगल वंश या मुस्लिम शासकों की बात की जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर जो है वो आपका पार्ट ब्रिटिश लोगों से ही जो है वो जुड़ा रहेगा, यानी कि ब्रिटिशर्स का क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, उन लोगों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इससे एक आपका ओवरव्यू जो है वो आइडिया मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो बताया जाता है कि किसी समाज अथवा देश से संबंधित विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रम जो इतिहास है, कालक्रम जो कालानुक्रम जो विवरण है वही आपका इतिहास कहलाता है। कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था, फिर आज से 1500 साल पहले क्या हुआ था, फिर आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, फिर ऐसे करते हम लोग 500 साल पहले क्या हुआ, फिर 200 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ। ऐसे करते करते हम लोग अगर हम लोग एक सीक्वेंस में देखें ना तो वही जो है आपका इतिहास कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, जिसमें बताया जाता है कि इतिहास को बेसिकली 3 पार्टों में विभाजन जो है वो बांटा जाता है। एक तो है आपका पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इन तीनों के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो देखिए, जब मनुष्यों को पढ़ना लिखना नहीं आता था या फिर उन लोग कुछ लिखते भी थे तो उनको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, या फिर उन लोग कुछ लिखते ही नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा, जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ना कुछ वो लिखता भी नहीं था, केवल वो लोग भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक किया करते थे, तो उनको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद मानव कुछ कुछ लिखते तो थे लेकिन उनकी लिपि क्या थी पता नहीं, क्या लिखे वो भी पता नहीं, तो लिखा हुआ कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखे हैं। इसके अलावा बाद के एरा में देखिएगा तो कुछ कुछ जो है सोर्सेस लिखे भी गए हैं और उनको मतलब कि पढ़ा भी जा चुका है, तो उनको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक, फिर आपका हिस्टोरिक। जिसमें से आपको आपको देखने को मिलेगा कि एक काल जिसमें इतिहास के बारे में मतलब एक काल में लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, ना कुछ लिखते थे, केवल भाव के रूप में वो लोग दर्शाते थे चित्र के माध्यम से। एक फेज है जहाँ पे लोग लिखते तो थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा चुका है कि वो किस लिपि में लिखे हैं, उनका लिपि अलग था। और एक काल ऐसा भी मिलता है कि जब लोग पढ़े भी थे, मतलब कुछ भी लिखे भी थे और उनको पढ़ा भी जा चुका है, सिंपल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को रखते हैं। वहीं अगर हम लोग आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसको हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे की चर्चा। अब एक एक करके इनको देख लीजिए। भारतीय इतिहास का काल विभाजन, जिसमें है पहला कि स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को मुख्यतः जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर एज इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। प्राचीन इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल हम लोग को जो है वो आपका पुरातात्विक साक्ष्य अवेलेबल है, और जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पुण्यता सभ्य नहीं था, ये जो समाज था वो सभ्य नहीं था, और उसको हम लोग जो है वो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अलावा एक आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें बताया जाता है कि आपका आदि ऐतिहासिक काल का जो काल है वो उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो है और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनको जो है वो पढ़ा नहीं जा चुका है या फिर पढ़ा नहीं जा सका, और इसको जो है हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल का बेस्ट एग्जाम्पल आपका कांस्य युग है यानी कि ब्रॉन्ज एरा है, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज, और इसमें बताया जाता है कि ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहा जाता है जहाँ पे लेखन कला जो है वो उपलब्ध थी और इसको पढ़ने में सफलता भी मिली है। एक में केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। दूसरा में पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य भी है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा में पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साहित्यिक साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी जा सका गया। ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद
के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि जब से आपका महाजनपद काल आया उसके बाद का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, तो नेक्स्ट आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें बताया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल, तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की जो अवस्था है वो पाषाण काल के रूप में परिभाषित की जाती है। कहने मतलब जो आपका पाषाण काल था, स्टोन एज, इसी को ही कहीं ना कहीं प्रागैतिहासिक काल के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। और इसको जो है वो मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका पाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल और एक आपका नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी फर्दर 3 भागों में बांटा जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका नव पूरा पाषाण काल। ऐसे करके इसको बांटा जाता है पाषाण काल को भी अलग से। ठीक है, ये पाषाण काल नहीं होगा, यहाँ पे होगा पूरा पाषाण काल। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये तो आपका पाषाण काल है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे पहले होगा यहाँ पे पूरा पाषाण काल, यहाँ पूरा जो है वो छूट गया है, पूरा पाषाण। अब देख लीजिए यहाँ पे भी होगा पूरा पाषाण काल। इससे बताया जाएगा कि मानव सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। हम लोग का जो जीवन था वो पत्थर से बने हथियारों के ऊपर ही निर्भर था पूरी तरीके से। इसी क्रम में बताया गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो आपका नर्मदा घाटी से मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो आपका नर्मदा घाटी से मिलता है। पाषाण कालीन सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। तो ये जो व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा कि पाषाण कालीन सभ्यता की जो खोज है वो आपका सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। आगे देख लीजिए, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो एक आपका इंसाइक्लोपीडिया है, इनके अनुसार बताया जा रहा है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है जिन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी पलवरम नामक स्थान से, जहाँ पे उनको जो है वो एक हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी मिली थी। तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातत्वविद भी थे। इसके अलावा देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व के अगर हम लोग जनक की बात की जाए तो वो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम जो महानिदेशक थे वो आपके सर जॉन मार्शल थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे आपके सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो भारत में जितने भी पूरा पाषाण काल से या फिर ऐसा भी जो विरासत या फिर हेरिटेज जो भी वस्तुएं हैं उनको जो है वो आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में ही रखा जाता है, जो कि आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। फिर देख लीजिए, पाषाण काल की जो है कला अवधि 3 भागों में विभाजित होती है, यानी कि पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर आपका है मध्य पाषाण काल, फिर आपका है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पर बांटा जा रहा है। आगे देख लीजिए, जो आपका पूरा पाषाण काल है जिसको हम लोग पेलियोलिथिक एज कहते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। बस एक ही लाइन इसको याद रख लीजिएगा कि आपका पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे जो लोग हैं वो आपके आखेटक है और आखेटक के साथ साथ क्या है, खाद्य संग्राहक है, यानी कि हंटिंग और फूड गैदरिंग का ये काम करते हैं। इस समय मानव चित्रकारी करना जो है वो प्रारंभ कर दिए थे और भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाणकालीन चित्र देखने को मिलती है। तो जो भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, भीमबेटका की गुफा, वहाँ पे आपका पाषाणकालीन चित्र हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसका जो अगर हम लोग खोज की बात करें तो इसका जो खोज है वो 1957 ईस्वी में V.S. वाकनकर के द्वारा किया गया था, भीमबेटका की खोज। उसके बाद यूनेस्को के द्वारा 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित कर दिया गया था। इस लाइन को याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, इस समय यानी कि हम लोग पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो है वो आपका मानव बड़े बड़े पत्थर से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। और इस समय मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो आपका आग की खोज की थी।
तो लोगों मानव के द्वारा आग की जो खोज है वो आपका पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन आग का जो है वो आपका प्रॉपर जो यूज़ था वो आपका मध्य पाषाण मतलब सॉरी नव पाषाण काल में ही हो पाया। तो पूरा पाषाण काल में तो इन लोग आग का खोज कर दिए थे, लेकिन इसका जो प्रॉपर यूज है वो नव पाषाण काल में किए थे। यहाँ नीचे लिखा भी गया है नोट में कि आग का प्रयोग मानव ने नव पाषाण काल में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वो है आपका मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद आइए मध्य पाषाण काल के बारे में। और यहाँ बताया जा रहा है कि यह पूरा पाषाण के बाद का काल था और इस समय मानव जो है वो पत्थरों से निर्मित छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किया करता था। तो देख लीजिए, जब आपका पूरा पाषाण काल है तो जो मानव है वो आपका हंटिंग और फूड गैदरिंग का ये काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे लोग बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहे हैं अपने हथियार के रूप में शिकार करने के लिए। लेकिन जब आपका मध्य पाषाण काल आता तब इन लोग का थोड़ा सा दिमाग हो गया, तो इन लोग थोड़ा सा अब छोटे छोटे लघु जो है वो हथियारों का उपयोग करने लगे। ठीक है ना, लघु जो स्टोन का यूज करने लगे है ना, या टूल्स वगैरह बनाने लगे है ना, स्मॉल टूल्स वगैरह, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। ठीक है, ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, इस समय के मानव की सबसे प्रमुख जो कार्य थी वो अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार था। यानी कि अब लोगों को ज्ञात होने लगा कि भैया हम लोगों को जब मरने के बाद जो है फ्यूनरल यहाँ पे अब स्टार्ट होने लगा, अंतिम संस्कार वगैरह स्टार्ट होने लगा। और देख लीजिए, मध्य पाषाण काल मुख्यतः जो है वो आखेटक और पशुपालन से संबंधित था। तो ये लोग आखेटक यानी हंटिंग तो करते ही थे, साथ ही साथ इन लोग पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री भी करने लग गए थे। ठीक है ना, पहले का लोग जो है वो पूरा पाषाण काल में आपका जो है हंटिंग और फूड गैदरिंग का काम करते थे, यहाँ पे हंटिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी काम करने लग गए, क्योंकि उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का भी साक्ष्य हम लोगों को मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं जिससे कि पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो है वो थोड़ा सा बेहतर पैमाने पे चला गया था, पशुपालन मतलब कि हुआ करता था। आगे देख लीजिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के जो है वो शुरुआती साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये जो साक्ष्य है वो आपके आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में एक बागोर क्षेत्र है, उसी तरह मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में एक प्लेस है आदमगढ़, वहाँ से आपका मध्य पाषाण काल के जो है वो पशुपालन के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप पाइएगा तो आपका यहाँ पे जो है वो मध्य पाषाण काल भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जो जानकारी है वो आपका सर जॉन लुबाक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1865 में। तो नव पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक के द्वारा 1865 ईस्वी में दिया गया था। और इस काल के प्रमुख जो केंद्र है, पहला है आपका बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है रेनीगुंटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तीसरा है सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है, और चौथा है सिंहभूम जो कि झारखंड में है। और झारखंड के जो भी स्टूडेंट होंगे वो सिंहभूम को मतलब बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो नव पाषाण काल के प्रमुख अगर हम लोग स्थलों की बात करें तो बेलन घाटी, रेनीगुंटा, सोन घाटी और सिंहभूम इत्यादि हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम एवं गुफ कराल से अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के जो है वो औजार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपका ना पोट्री यानी कि मृदभांड देखने को मिलते हैं। मृदभांड क्या होता है? यानी कि मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता है। उसको बना के उसके ऊपर पेंट कर दिया, फिर उसको चित्रकारी कर देते थे, ऐसा देखने को मिलता है। तो एक प्लेस है गुफ कराल और जो है बुर्ज होम, ये दोनों जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में ही है। यहीं पे आपका गर्तावास मिला था, यानी कि भूमि के मतलब अंडरग्राउंड घर मिला था आपका, एक तरह से देखा जाए अंडरग्राउंड हाउसेस देखने को मिलती है। पोट्री, मृदभांड और आपका औजार टूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा आप कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को दफनाने के लिए कई प्रकार की समाधियों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें विशाल पाषाण खंडों से निर्मित होने के कारण इसको बृहद पाषाण या फिर मेगालिथ कहा जाता है। तो देख लीजिए, नवपाषाण काल में क्या हो रहा है, अभी बताया गया था कि मध्य पाषाण काल में लोगों को दफनाने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया था, फ्यूनरल सिस्टम स्टार्ट हो गया था। जब आपका नवपाषाण काल आया तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को जब दफना दिया जाता था तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी चट्टान को रख दिया जाता था, जिस कारण से उसको हम लोग बृहद पाषाण या फिर मेगालिथ कहते हैं। ठीक है, ये 3 चेंजेस आपको समझ में आ गया है। इनमें शिष्ट समाधि, फिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए और मेहिर जैसी जो विभिन्न किस्में यहाँ पे पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ध्यान में रहना चाहिए बस।
आगे देख लीजिए, बुर्ज होम से गर्त आवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो जो आपका बुर्ज होम है वहाँ पे आपका गर्त आवास यानी कि भूमि के भीतर घर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। वहीं अगर हम लोग देखें, बिहार में एक प्लेस है चिरांद, तो चिरांद में बहुत मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो कि मुख्य रूप से हिरन के सींगों के होंगे। यह है या नहीं है कोई वो दिक्कत की बात नहीं है, किसका है आपको पता नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि बिहार में एक जगह है चिरांद जो कि आपका नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बस इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो आपका जौ था, जौ को हम लोग बार्ली कहते हैं। तो मानव के द्वारा सबसे पहली बार जो है खेती किया गया और सबसे पहले जो अनाज उपजाया गया तो वो था आपका जौ यानी कि बार्ली, और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान से हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे देख लीजिए, फिर कोल्डिवा है। अभी नवीन खोजों के अनुसार अब जो है वो मेहरगढ़ नहीं रहा है बल्कि अब कोल्डिवा हो गया है। तो कोल्डिवा जो है जो कि आपका प्रयागराज में है, ये जो है वो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ हुआ करता था जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन अब जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपका कोल्डिवा में हो गया है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्व संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। तो जो आपका नवपाषाणिक जो भी संस्कृति थी ना, वो अपनी पहले की संस्कृति की अपेक्षा क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। बताया गया था कि पहले लोग हंटिंग गैदरिंग और फूड गैदरिंग करते थे, बाद में लोग क्या करने लगे, मध्यकाल में मतलब ये मध्यपाषाण में लोग जो है वो आपका छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगे जिसको हम लोग मैक्रोलिथ कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो हंटिंग के साथ साथ यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी करने लगे, और नवपाषाण काल में जो है वो पहले की संस्कृति से ये लोग ज़्यादा डेवलप कर गए थे। अब इन लोग जो है वो घूम घूम कर कृषि नहीं करते, मतलब घूम घूम के नहीं रहते थे। अब ये लोग एक जगह स्थायी होने लगे तो कृषि काम करने लगे, कृषि करने लगे तो ये लोग अब फसल बोएंगे तो उसको उपजने के बाद उसको फिर तब तक रहेंगे ना भाई वहाँ पे। तो अब इन लोग का जो है घुमंतु प्रजाति ये जो लोग नहीं रहे, अब ये लोग माइग्रेट नहीं करते थे, एक जगह स्थिर रहते थे, परमानेंट सेटलमेंट करते थे। इन लोग खेती करने लगे बाकायदा। पहले इन लोग केवल उपभोग करते थे यानी कंजम्पशन, अब इन लोग जो है वो कंजम्पशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी करने लगे। तो बताया जा रहा है कि इस काल के मानव ना केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था बल्कि उत्पादक भी था। यहाँ पे अभी लोग उपभोग के साथ साथ उत्पादक भी करने लगे थे ये नवपाषाण काल में। और वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुके थे। ये कृषि काम भी करने लगे थे और पशुपालन पूरा ये करने लगे थे। और एक बहुत ही कॉमन कि मानव के द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता ही था, ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पाए गए उपकरणों में अगर हम लोग देखें, नवपाषाण काल के बहुत सारे उपकरण मिलते हैं जैसे कि कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, बसूली, छैनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े, ये सभी फेमस है। मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहला अगर हथियार की बात की जाए तो वो आपका कुल्हाड़ी है। सबसे पहला हथियार को क्या था तो कुल्हाड़ी था। इसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट आपका कि भारत में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य सरल व्याख्या। तो देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में है या फिर कोल्डिवा जो है वो प्रयागराज वाला है। तो इसमें कुछ जो है कन्फ्यूजन उसको यहाँ पे दूर किया गया है। बताया जाता है कि नवीनतम खोजों के अनुसार यानी कि नया नया जो इन्वेंशन हुआ है इसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में, अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो 4-5 जो देश सभी लोग आते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपका संत कबीर नगर जिले में है स्थित जो है लुहरा देव है, लहुरा देव बोलते हैं, लुहरा देव नहीं लहुरा देव। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में एक आपका ज़िला है संत कबीर नगर जिला, जिला का नाम क्या है संत कबीर नगर जिला, वहाँ पे एक प्लेस है लहुरा देव। तो इस लहुरा देव में आप जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम जो है वो कृषि के साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और यहाँ से जो आपका कृषि के साक्ष्य मिला वो आपका 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच में बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो लहुरा देव में आपका चावल की खेती का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो लहुरा देव में चावल की खेती के प्रमाण पाए गए हैं जो कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच में देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाले स्थलों जैसे कि मेहरगढ़ और आपका कोल्डिवा से भी पुराना है। तो देखिए
पहले ना लहुरा देव का जब खोज नहीं हुआ था ना, तो पहले हम लोग मेहरगढ़ को सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मानते थे और आपका कोलडीवा को मानते थे। लेकिन जब आपका लहुरा देव का खोज हुआ ना, तो पता चला भैया यहाँ पे जो कृषि के साक्ष्य मिल रहा है वो आपका 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच में मिल रहा है। तो ये तो इससे भी पुराना हो गया ना फिर इस कारण से। तो आप इसको भी थोड़ा सा एक पल के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देख लीजिए, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट बताया गया है और नेक्स्ट बोला गया है कि लहुरा देव उत्तर प्रदेश में लहुरा देव। और यहाँ पे हाल फिलहाल में खोज से यहाँ पे पता चला है कि यहाँ से लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। सबसे पुराना कृषि के साक्ष्य 9000 से 7000। फिर देख लीजिए मेहरगढ़, जो कि आपका पाकिस्तान में है, और यहाँ बताया जा रहा है कि इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि का जो है साक्ष्य वो मेहरगढ़ को माना जाता था। प्राचीनतम कृषि स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व जो है वो आपका गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और कोलडीवा से क्या मिले हैं, लहुरा देव से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि आपका 9000 से 7000 ईसा पूर्व है। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व है गेहूँ के साक्ष्य। इसके अलावा देख लीजिए कोलडीवा जो है वो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में कोलडीवा जो है वो माना जाता है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व में जो है वो चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 को नाम याद रख लीजिएगा। एक है आपका क्या बोलते हैं मेहरगढ़, जहाँ से आपका 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट, तो मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ये आपका 7000 ईसा पूर्व है। दूसरा है कोलडीवा, जहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये आपका 6500 ईसा पूर्व है। और तीसरा जो है वो आपका लहुरा देव है, जो कि 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व है, यहाँ से आपका चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये याद कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, कुछ कुछ जगह दिए हुए हैं और वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले वो देख लीजिए। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूँ के 3 व जौ की 2 किस्मों के जो है वो खेती का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से। बुर्ज होम कश्मीर में है, यहाँ पे कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए गुप्त कराल, जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे धूसर मृदभांड का प्रधान जो है प्रमाण मिला है, यानी कि आपका पोट्री का मृदभांडों का प्रमाण मिलता है। कोलडीवा उत्तर प्रदेश में है, धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोलडीवा से। संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से राख के टीले मिले हैं, जो कि बेल्लारी जिले में स्थित है। फिर देख लीजिए चिरांद, जो कि बिहार में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरन के सींगों से निर्मित है। इसके अलावा एक प्लेस देख लीजिए दमदमा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस है आपका महदहा, जो कि सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में महदहा है, और यहाँ पे बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से बने हुए उपकरण देखने को मिलते हैं। तो महदहा, जो कि सराय नहर राय में है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से बने उपकरण देखने को मिलते हैं। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका ताम्रपाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया जाता है कि इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था, और इसी कारण इस काल को जो है वो ताम्रपाषाण काल कहते हैं, यानी कि तांबा और लोहा दोनों का यूज कर रहा है, इसलिए ताम्रपाषाण काल मतलब तांबा और पत्थर का दोनों का यूज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि चैल्कोलिथिक एज। आगे देख लीजिए लगभग 5500 ईसा पूर्व में मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह था आपका तांबा, 5500 ईसा पूर्व में। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ जो है वो कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है नवदा टोली, जिसकी खोज जो है वो हंसमुख धीरज लाल सांकलिया यानी कि HD सांकलिया ने किया था। तो नवदा टोली जो है वो आपका ताम्रपाषाणिक बस्ती है, जो कि ग्रामीण बस्ती थी। ये आपका कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में। इसका खोज HD सांकलिया ने किया था। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, जिसको हम लोग जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक जोरवे संस्कृति के पुरास्थलों में जैसे नेवासा है, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव, ये सभी देखने को मिलते हैं, जहां पर मृतकों को जो है वो घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। ठीक ना। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, महाराष्ट्र में मिलती है, उसको बोलते हैं जोरवे संस्कृति। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से जो है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक। ठीक है, और हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री का टोटल
30 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से एक टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, अब हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री का 30 टॉपिक पढ़ना है, उसमें हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। और पहला टॉपिक क्या है? मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे अरब आक्रमण और आपका तुर्क आक्रमण के बारे में। तो थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाएंगे नहीं, बस फटाफट इसको पढ़ के जहाँ जहाँ पे होगा उसको समझाते हुए आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, भारत में हुआ था अरब आक्रमण, उसके बाद भारत में जो है वो आपका तुर्क आक्रमण देखने को मिलता है। तो बताया जाता है कि अरब एवं बाद में तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, जो कि आपका भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो पहले अरब आक्रमण, फिर आपका तुर्क आक्रमण हुआ था भारत में। अरबों के द्वारा धन की लूट के लिए सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किए गए थे। अरबों के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वो आपका उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद बुदेल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ था। तो भारत में सबसे पहला आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ, बाद में बुदेल के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन ये दोनों आक्रमण जो है वो असफल हो गया था आपका, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका गिनती नहीं करते हैं। अंततः 1712 ईस्वी में, अन्य स्रोतों में 1711 ईस्वी है, इस समय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, जो कि सफल होता है। तो भारत में पहला सफल आक्रमण मुस्लिम का मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। 1711 में सिंध पे आक्रमण और 711 में सिंध पे आक्रमण और 712 में मुल्तान पे आक्रमण ये किए थे। आगे देख लीजिए, इस समय सिंध पर जो राजा था वो दाहिर था, है ना। तो सिंध पे जो है, सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर, उसका राजा था, मतलब वो सिंध पे उसका राज चल रहा था। तो इस समय सिंध पे राजा दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित करके सिंध को जीत लिया था। अरबों के सिंध विजय का जो प्रमाण है वो आपका चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना जो है वो आपका अली अहमद के द्वारा किया गया है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृतियों को भारतीय ने कुछ और भारतीय संस्कृतियों को अरबवासियों ने मिला, यानी मिक्सअप हुआ कल्चर का। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित और चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा, और इसका जो प्रचार प्रसार जो है वो यूरोप में किया। तो अरब लोग जो है, अरबी लोग, वो हिंदू संस्कृति के मिश्रण से अरबवासी ने क्या क्या सीखा? खगोल शास्त्री, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन का बहुत सारा बात सीखा, और लोग फिर अपना यूरोप में जाके इसको फैला दिया। सर्वप्रथम अरबवासी यानी कि जो मुस्लिम है, इन्होंने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। तो सबसे पहले भारतीयों को हिंदू जो है वो आपका अरबी लोगों ने कहा था। किसने कहा था? तो अरबी लोगों ने ही कहा था। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। एक मिनट सुनिएगा, हल्का सा एक लाइन यहाँ पे सुन लीजिएगा कि ऋग्वेद में भारत कबीले के नाम पे भारत का नाम जो है वो भारत पड़ा था। ईरानियों ने यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा, और हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अरबों ने किया। तो अरबी लोगों ने सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया, यूनानी लोग इंडिया कहे, ईरानी लोग हिंदुस्तान कहे, और ऋग्वेद में भरत नाम के कबीले के आधार पे ही भारत नाम पड़ा। क्लियर? यहाँ तक इसको याद कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, इसके नेक्स्ट जो है बात कि अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जजिया कर, जकात कर और आपका खराज कर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। खराज कर क्या होता था? लैंड रिवेन्यू, यानी कि भू राजस्व होता था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती का प्रारंभ किया, सिंध वाले क्षेत्रों में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जो है वो जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक तरह से धार्मिक कर था, जिसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर जो है वो जजिया कर से 5 लोगों को वंचित रखा था, यानी मुक्त रखा था। पहला है बच्चा, दूसरा है बूढ़ा, तीसरा है ब्राह्मण, तीसरा है विकलांग और चौथा है महिला। तो बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, महिला, 5 गो है। पहला है बच्चा, दूसरा है बूढ़ा, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है विकलांग और 5वां है महिला। सबको जजिया कर से मुक्त रखा था। अब देख लीजिए भारत पे तुर्क आक्रमण। अभी भारत में आक्रमण हुआ पहला किसका? पहला आक्रमण हुआ आपका भारत में इसका मोहम्मद बिन कासिम का।
यानी कि अरबी आक्रमण। अब हम लोग तुर्की आक्रमण के बारे में देखते हैं। 1711 ईस्वी में अरबों के आक्रमण और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उसके बाद फिर बताया जाता है कि अरबों का प्रारंभ किया हुआ कार्य तुर्कों ने पूरा किया और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करने का जो श्रेय है वो आपका तुर्कों को ही जाता है, अरबी लोगों को नहीं जाता है। पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए अरबी लोगों ने, लेकिन भारत में मुस्लिम लोगों का जो स्थापना है, मुस्लिम शासन, वो तुर्कों ने ही स्टार्ट किया था। तुर्क जो लोग हैं वो आपका चीन और जो आपका यहाँ पे देख लीजिए, तुर्क जो है वो चीन और उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जनजाति थी या जाति थी, जिसका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था। इसी में एक व्यक्ति का नाम है अलपतगिन, एक व्यक्ति का नाम है सुबुक्तगिन, इसको याद कर लीजिएगा। तो अलपतगिन जो है वो आपका 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में अलपतगिन अपने एक स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना की। अभी बताया गया था कि ये जो जनजाति थी, तुर्क जनजाति, बर्बर जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करना है। इसी क्रम में एक व्यक्ति था अलपतगिन, जो कि 8,800 सैनिकों के साथ जाके अफगान वाले क्षेत्रों में वहाँ पे एक साम्राज्य का स्थापना किया, जिसका नाम रख दिया गजनवी वंश या गजनी वंश। अलपतगिन की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था इसहाक और उसके बाद उसका एक बेटा था बलक्तगिन, ये आया, ठीक है ना। तो अलपतगिन गजनी साम्राज्य बनाया और अलपतगिन का ही एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। अलपतगिन का ही गुलाम और उसी का बाद में दामाद बन जाता है सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का ही बेटा हो रहता है आपका क्या, तो मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगिन का ही बेटा रहता है। मोहम्मद गौरी नहीं, रुकिए, कौन रहता है, तो उसी का ही बेटा रहता है महमूद गजनी, उसी का बेटा रहता है महमूद गजनी रहता है। तो सुबुक्तगिन का ही बेटा रहता है महमूद गजनवी। आगे देख लीजिए, सुबुक्तगिन के बारे में बताया जा रहा है कि बलक्तगिन की मृत्यु के बाद पिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया और वह एक अयोग्य शासक था, जिसको हटाकर सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठ गया। और देख लीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो तुर्क मुस्लिम आक्रमण था, यानी भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला अरबी आक्रमण तो बता दिए कौन, सफल आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, और ऐसे में उबैदुल्ला और आपका कौन था, उबैदुल्ला था, और आपका एक और था ना, कौन था, उबैदुल्ला और बुदेल था, ठीक है। वहीं अगर भारत में आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमण कौन था, तो वो था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन प्रारंभ में अलपतगिन का गुलाम था। अलपतगिन ने सुबुक्तगिन को अपना दामाद बना लिया और उमीर उल उमरा की उपाधि से इसको सम्मानित किया, टाइटल दिया। आगे देख लीजिए, सुबुक्तगिन एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने राज्य का विस्तार करने में भी कई सारे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे अदा की। आगे देख लीजिए, सुबुक्तगिन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जो है वो जयपाल को पराजित किया था। हिंदू शाही शासक जो था जयपाल, इसको वो हराया था। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट आइए महमूद गजनी। तो सुबुक्तगिन के देहांत के बाद उसका जो बेटा था, यानी सुबुक्तगिन का ही बेटा था महमूद गजनी, तो सुबुक्तगिन के देहांत के बाद उसका जो पुत्र था वो उत्तराधिकारी बनता है महमूद गजनवी। कब बनता है, 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये गजनी जो है वो गजनी की गद्दी पे बैठता है। आगे देख लीजिए, बगदाद के खलीफा उल कादिर बिल्लाह ने, तो बगदाद का एक खलीफा था अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि से सम्मानित किया। तो यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लत की उपाधि से इसको सम्मानित करता है, किसको, महमूद गजनवी को। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था और उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति को लूटना था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। सुबुक्तगिन भी लड़ाई किया था और हराया भी था, और फिर आपका जो है वो महमूद गजनवी ने भी इसको हराया था। आगे देख लीजिए, और जयपाल को पेशावर के निकट पराजय किया था। तो महमूद गजनी 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था और उसको पेशावर में हरा दिया था। जयपाल की पराजय के तत्पश्चात जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर विजय जो है वो प्राप्त कर लिया, मुल्तान के ऊपर। आगे देख लीजिए,
1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लेता है, मुल्तान को अपने राज्य में। नेक्स्ट देख लीजिए, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो आपका 1126 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। तो जो है 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ पे इस समय यहाँ का जो शासक था भीम प्रथम था। तो 1026 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, शासक था भीम प्रथम। आगे देख लीजिए, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है वो आपका 1027 ईस्वी में होता है और वो आपका जाटों के विरुद्ध होता है, क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद गजनवी को पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था 1026 में लूटा, उसके बाद फिर 1027 में वो फिर से एक बार आक्रमण करता है जाटों के विरुद्ध, फिर वो 1030 में मर जाता है, ठीक मरा। आगे देख लीजिए, महमूद गजनवी के दरबार में आपके 3-4 को विद्वान रहते थे, जैसे कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बेहाकी। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बेहाकी ये विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। आगे देख लीजिए, अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में आया था। कौन आया था? तो अलबरूनी आया था, महमूद गजनवी के समय भारत आया था। इनके द्वारा लिखा गया किताब है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद नाम है, जिसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। ये अरबी भाषा में लिखा गया था और ये जो पुस्तक है वो तत्कालीन इतिहास को जानने का जो है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि उस समय का इतिहास क्या था क्या नहीं था उसको जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी का जो है रचना, वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी था और वो उसको नया नया जानकारी लेना बहुत शौक था, इसलिए वो पुराणों का हिंदू जो है हम लोग का 18 को पुराण है पुराणों का अध्ययन करने वाला वो पहला मुसलमान भी था। आगे देख लीजिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था और उतबी ने किताब उल यामिनी और तारिक ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। तो किताब उल यामिनी और तारिक ए यामिनी की रचना जो है वो उतबी ने किया था। फिरदौसी जो है वो शाहनामक ग्रंथ की रचना किया। तो फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ की रचना किया है फिरदौसी ने। महमूद गजनी के एक शाही लेखक बेहाकी को लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। तो पूर्वी पेप्स की उपाधि जो है वो आपका बेहाकी को मिलता है और बेहाकी जो है वो महमूद गजनी के एक विद्वान था, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसने तारिक ए सुबुक्तगिन नामक पुस्तक लिखी थी। तो तारिक ए सुबुक्तगिन नामक जो पुस्तक है वो आपका बेहाकी ने लिखा था। नेक्स्ट देख लीजिए आप, मोहम्मद गौरी के बारे में बताया जाता है कि भारत में मुसलमानों का साम्राज्य जो है वो भारत में मुसलमानों का साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक है वो आपका मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी का ही नाम था ये। इन्हें गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। फिर देख लीजिए, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और मुल्तान के मुसलमानों को परास्त करके वह जो है वो वहाँ अधिकार कर लिया था। मिनहाज ए सिराज के द्वारा एक रचना है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी में गौरी के द्वारा किए गए भारतीय अभियानों का वर्णन मिलता है तबकात ए नासिरी में। नेक्स्ट देख लीजिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ के स्थानीय शासक भीम द्वितीय ने जो है वो अपने योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ी के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को हराया था भीम द्वितीय ने 1178 में। फिर 1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 2 वर्ष के बाद लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया और खुसरो मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। तो उसको प्राइज वगैरह देता है, कुछ पैसा देता है, बहुमूल्य भेंट देता है, जिससे खुसरो मलिक जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, किससे? तो आपका मोहम्मद गौरी से। फिर 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 ईस्वी में वो जो है वो पुनः वापस लाहौर को जीतकर वहाँ के शासक खुसरो को बंदी बना लेता है। आगे देख लीजिए, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देख लीजिए, वर्ष देख लीजिए, शासक देख लीजिए और परिणाम देख लीजिए। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के द्वारा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान यहाँ से शानो शौकत में ऐसो मौज मस्ती में जीत रहा था। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अबर मोहम्मद गौरी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीतेगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। फिर आपका चंदावर का युद्ध होता है, जो कि 1194 ईस्वी में होता है, और यहाँ पे जो है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें से आपका जो है वो जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो यहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ। अगर पृथ्वीराज चौहान अगर जीतने के बाद आपका अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता तो आज ऐसा स्थिति नहीं होता। फिर आपका जयचंद भी जीतने के बाद अगर गद्दारी नहीं करता, मतलब जयचंद भी अगर गद्दारी नहीं करता, तो मोहम्मद गौरी तो हारा ही था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा तराइन का तीनों युद्ध के बारे में, 91, 92 और 94 के बारे में। फिर देख लीजिए मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के एक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपका यालदोज और आपका कुबाचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा इसके गुलाम थे। कहीं कहीं पे ना बख्तियार खिलजी भी मिलता है, तो याद कर लीजिए। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही आपका सेनापति था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी को जो है वो बिहार पर विजय प्राप्त करके देखो बख्तियार खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है ना। और बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार पे वहाँ पे अटैक करता है, उसको जीतता है, और उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय और जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो उसको वो नष्ट कर देता है। कौन? तो बख्तियार खिलजी। फिर देख लीजिए बख्तियार खिलजी के बंगाल पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, जो बिना युद्ध किए ही भाग निकला और खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जब आपका बंगाल पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन, जो कि बिना युद्ध किए हुए भाग जाता है, और बख्तियार खिलजी उसको भी अपना कब्जा ले लेता है, बंगाल को भी, और उसके बाद लखनौती को कैपिटल बनाता है। नेक्स्ट देख लीजिए मोहम्मद गौरी के गजनी जाते समय दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी और उसको गजनी में दफना दिया। तो मोहम्मद गौरी को जो है वो दकमक नामक स्थान पर जो है किसके द्वारा? तो खोखरों के द्वारा हत्या करके उसको गजनी में दफना दिया गया। आगे देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गौरी का प्रमुख गुलाम हुआ सेनापति था। कौन? तो मोहम्मद गौरी का सबसे मेन लीडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गौरी ने अपने भारत में विजित क्षेत्रों को जो जिम्मेदारी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, कि जो जो क्षेत्र जीता था भारत में मोहम्मद गौरी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को, और अपने 4 गो जो है मतलब कि ये उत्तराधिकारी समझिए सेनापति वगैरह को ही दे के अपना 3 गुलाम था, 4 गो गुलाम था, चारों गुलाम में ही अपना अपना जो जीता हुआ क्षेत्र बांट के चला गया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति भी बनी होती थी। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। तो मोहम्मद गौरी के साथ जो है आपका चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक देख लीजिए, ये आपका मीडिएवल हिस्ट्री यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया था। मीडिएवल हिस्ट्री थोड़ा हम जल्दी भागे, क्योंकि हम लोगों को जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक टॉपिक पढ़ना था, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी इसको कवर किए हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। तो ये वाला मीडिएवल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है आपका मॉडर्न की तरफ चलते हैं। मॉडर्न में आपका प्रांतीय स्वायत्त राजवंश ये टॉपिक है। प्रांतीय स्वायत्त राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो यहाँ पे देख लीजिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र जो है वो प्रतीकात्मक रह गए थे, यानी कि सिंबॉलिक रह गए थे, नाम मात्र। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए और इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण जो है वो देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन कौन है? सबसे पहले आपका अवध राज्य है। अवध राज्य के बारे में बताया जाता है कि अवध का जो है संस्थापक शहादत खान थे और इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया और लखनऊ को इसकी राजधानी बनाया। शहादत खान जो है वो अवध के पहले नवाब बने। शहादत खान के बाद उसके पुत्र सफदर जंग तथा शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और शुजाउद्दौला विजय होकर नवाब बना। तो फिर आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला बनता है।
फिर देख लीजिए शहादत खान के बाद में उसी का बेटा रहता है। अवध के अंतिम नवाब जो है वो वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा अवध पर कुशासन यानी कि कुशासन का आरोप लगाकर कैद कर लिया गया। अंग्रेज इसको, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली, जिसको कुशासन का आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया और तत्पश्चात उसकी मृत्यु भी हो गई। और इसलिए उनकी बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। तो याद कर लीजिए, कुशासन का आरोप लगाकर उसको जेल दे दिया, फिर वो मर गया, वाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम नवाब था। उसके बाद उसकी जो वाइफ थी हजरत महल, वो 1857 का विद्रोह में भारतीय सैनिकों के साथ वो अवध से नेतृत्व की थी। तो अवध के बाद आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है वो 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किया था। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। निजाम उल मुल्क का वास्तविक जो नाम है वो आपका चिन किलिच खां था और उसने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की जो है वो नींव रखी थी। तो इसका पूरा नाम भी था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जो कि आसफ जाही वंश की स्थापना किया था हैदराबाद में। इसका पूरा नाम क्या था, वास्तविक नाम चिंग किलिच खां ये था। 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया 1728 में। आगे देख लीजिए, मराठा सेना और हैदराबाद के निजाम के बीच पालखेड़ का युद्ध 28 फरवरी 1728 को लड़ा गया और इस युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था। तो मराठा जो सेना था वो हैदराबाद के निजाम के बीच में और मराठा सेना के बीच में युद्ध होता है। कब होता है, 28 फरवरी 1728 को युद्ध होता है, जिसको हम लोग पालखेड़ का युद्ध कहते हैं। और इसमें मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वो लीड करता है और हैदराबाद का जो निजाम था वो उसको हरा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप, बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी शिवगांव की संधि करता है। फिर देख लीजिए 1752 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच में झलकी संधि होती है। क्या होती है, झलकी संधि होती है, और जिसके तहत हैदराबाद पर मराठों का अधिकार हो जाता है। फिर देख लीजिए 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है और मराठा क्षेत्र पर जो है वो अंग्रेजों का फिर से क्या हो जाता है, वो कब्जा हो जाता है। सहायक संधि देख लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया और यह एक प्रकार की संधि है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी सहायक संधि। और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। इसका पहली बार प्रयोग। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम शासक था वो हैदराबाद के निजाम ही थे और निजाम ने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया था। बस इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट आप देख लीजिए कर्नाटक। हम लोग देखिए पहला अवध फिर हैदराबाद, अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में बताया जा रहा है कि सआदत उल्ला खां के द्वारा 1720 ईस्वी में कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई और इसकी जो राजधानी है वो अर्काट रखी गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो कि ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। तो जो आपका एंग्लो यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसी का ये विस्तार था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए किया जा रहा था। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए किया जा रहा था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। कर्नाटक का अधिकार हेतु फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक पे अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी लोगों और आपका अंग्रेज लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए ब्रिटिश लोग मतलब कि इंग्लैंड में और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था वहाँ पे, तो उसकी सेना लोग भारत में भी लड़ गया। फिर कर्नाटक पे अधिकार किसका होगा, फ्रांसीसी का होगा कि अंग्रेज का होगा, इसके लिए भी युद्ध हुआ। इसी में देख लीजिए आप
कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच में, और इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया की अधिकार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ, जिस कारण उनके कंपनियों में भी भारत में युद्ध कर लिया। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ, और इस संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। जल्दी जल्दी भागेंगे। आगे देख लीजिए द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 54 के बीच में हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जीत के साथ डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जिसने युद्ध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तेज हो गई डुप्ले की, और डुप्लेक्स ने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने और इस तरह भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाने के अवसरों की तलाश शुरू कर दी। उसने अंग्रेज़ों को हराने के लिए भी योजना बनाई, और अंततः इसने भारत में अंग्रेज़ों का आक्रमण कर दिया, और यह युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ, यह समाप्त हुआ। तो सेकेंड युद्ध जो है वो आपका पांडिचेरी के संधि के साथ ये खत्म हुआ। फिर देख लीजिए तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपका 1763 में होता है, और इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है, और यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में मुख्य रूप से हुआ था। और इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में बांडीबास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था, जो कि एक आपका निर्णायक युद्ध था। बांडीबास युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किया था, और भारत में फ्रांसीसी सत्ता जो है वो लगभग समाप्त कर दिया था, और यह युद्ध जो है वो 1763 में पेरिस की संधि के साथ ये ख़त्म होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, किस संधि पे ख़त्म हुआ, सेकेंड कर्नाटक युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, किस संधि से ख़त्म हुआ, ऐसे करके। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर स्टार्ट हुआ, और ये ख़त्म हो गया कब, आपका एक्स-ला-शापेल की संधि पे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध के कारण स्टार्ट हुआ, और ये आपका किसके साथ ख़त्म हुआ, तो ये आपका पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। इसका टाइम पीरियड, इसका डेट भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा आप, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब मॉडर्न हिस्ट्री का और मीडिएवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो हम बहुत जल्दी जल्दी केवल पढ़ के आगे बढ़ गए, क्योंकि इसमें समझाना क्या है, ये तो रटने वाला चीज़ है, इसमें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिंक ये नोट्स से आपको बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका दिक्कत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आज जो आपका बताया गया था कि 90 टॉपिक्स का जो सीरीज है हिस्ट्री में, इसमें से आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से, एक टॉपिक मीडिएवल हिस्ट्री से, और एक टॉपिक आपका जो है वो ये मॉडर्न हिस्ट्री से कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग का बचा हुआ है 87 टॉपिक, जो कि हम लोग आने वाले 29 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लेंगे 87 टॉपिक को। तो बस इसी तरह आप इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलिए, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। और आने वाला जो जेपीएससी एग्ज़ाम है, जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, 15 में कम से कम आप 12-13 बनाने की स्थिति में रहिएगा। ज़्यादा बनाना भी नहीं है, 12-13 बना लीजिए, पूरा पढ़ने की जाइएगा तो आपसे कवर भी नहीं हो पाएगा। तो 12-13 क्वेश्चन कवर हो जाए काफ़ी है यहाँ से। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो आपका ये जो आज का पहला क्लास है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो हिस्ट्री का टोटल 30 क्लास आएगा, और इसमें 90 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।